हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड सहायक आचार्य का पेपर 4 मैथमेटिक्स के बारे में। और उस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे थे 2 डायमेंशंस के बारे में, है ना। पेपर 4 का जो मैथमेटिक्स है उसमें लोग डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, 2 डायमेंशंस के बारे में। ये 2 डायमेंशंस कौन सा चैप्टर से लिया गया बाबू? ज्योमेट्री का पार्ट है। तो आज इसको फिनिश करेंगे, कुछ क्वेश्चन रह गए थे, आज इसको फिनिश करेंगे और नेक्स्ट डे जो है सो हम लोग लाइंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज जो है सो 1-2 क्वेश्चन लाइंस का भी लेंगे, है ना। तो आज इसको फिनिश करेंगे बच्चों लोग 2 डायमेंशन को। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक पॉजिटिविटी बातें हो जाए बच्चा लोग। क्या है बातें? तो मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसले से उड़ान होता है ना। सही बात है। ऐसा तो है नहीं कि हम रात को सपना देखे कि कल बन गया आईएएस, तो ऐसा तो है नहीं कि सुबह बन जाएंगे हम आईएएस। कठिन परिश्रम करना पड़ता है किसी चीज को पाने के लिए, हमको कड़ी एकदम दिन रात मेहनत करने पड़ते हैं बाबू, तब जो है सो हम अपने सक्सेस के ऊपर पहुंच पाते हैं, सक्सेस के तक पहुंच पाते हैं, है ना। तो हम लोग को भी कड़ी मेहनत करना बाबू, किस लिए? क्योंकि हम लोग को भी जो है सो इस साल 2024 में गवर्नमेंट जॉब ले लेनी है एज अ गवर्नमेंट टीचर के रूप, है ना बच्चों लोग। और आप बता दे बाबू, झारखंड सहायक आचार्य का कुछ अपडेट आया है बाबू लोग। उसको डिटेल में क्या बात करेंगे। पेपर 4 में सिर्फ आपको जो है सो करेक्शन मतलब करेक्शन, आप जो पेपर 4 में बाबू जो सब्जेक्ट रखे हैं उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ और इन्फॉर्मेशन देनी थी आप लोग को, है ना। अगर पेपर 4 में कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन आ गया, देखे भी होंगे आप लोग, ऐसा उम्मीद करते हैं। नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा। पेपर 4 को जो है सो आप सब्जेक्ट जो है सो करेक्ट करना चाहते हैं तो आप इजिली करेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों लोग? तो चलिए आज हम लोग बात कर देंगे इसी के बारे में बाबू लोग। किसके बारे में? 2 डायमेंशंस के बारे में। आज इसको फिनिश करेंगे और नेक्स्ट डे से जो है सो हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट लाइंस के बारे में, है ना। लाइंस के बारे में बात करेंगे। और ज्योमेट्री में तो बहुत चीज पढ़ना है। देखिए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर AD इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल एंड ABC जो है एक सेकेंड है। तो देखिए टेंजेंट और सेकेंड के बीच एक रिलेशन आता है बाबू। वो क्या रहता है, जिसको आप लोग ऐसा भी बोल सकते हैं टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। एक थ्योरम रहता है टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम, सेगमेंट थ्योरम, है ना। ये टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है बाबू? तो देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है जो ये टेंजेंट लिए ना AD, तो वो टेंजेंट का आप स्क्वायर कीजिए। ये दिख रहा ना बच्चों लोग, देखिए यहाँ इसको इधर लिख देता हल्का। ये जो टेंजेंट लिए हैं AD, तो ये टेंजेंट का स्क्वायर कीजिए, टेंजेंट का स्क्वायर कीजिए इज इक्वल टू ये जो सेकंड लिखिए बाबू ABC, तो सेकंड AB पे लिखिए और फिर इनटू कर दीजिए टोटल सेकंड। टोटल सेकंड क्या है? AB प्लस का BC, AB प्लस का BC, है ना। ये जो है सो आपका क्या कहता है टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। ये थ्योरम बाबू, ये चीज आपको याद रखना होगा। क्या होता है बाबू लोग? तो ये होता है कि जो आप टेंजेंट लिए उसका स्क्वायर कीजिए और जो सेकंड है बाबू तो AB इंटू में टोटल सेकंड, टोटल सेकंड AB प्लस का BC है, तो वो करना होगा, है ना। ये याद रखिएगा हमेशा। आप देखिए ये जो ना ये याद रखना ही है। और दूसरा चीज ये जो इससे ये थ्योरम कब इंप्लीमेंट होता है, तो ये थ्योरम कब इंप्लीमेंट होता है बच्चों लोग? जब भी आपको कोई सर्कल के बाहर, जब सर्कल के बाहर सेकेंड और आपका ये टेंजेंट एक कॉमन पॉइंट पे टच करे, तभी ये रूल जो है लागू होता है। क्या बोले बाबू? जब भी ये सेकेंड, ये आपका टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम कब इंप्लीमेंट होता है? जब भी आपका सेकेंड और टेंजेंट किसी सर्कल से बाहर टच होता है कॉमन पॉइंट पे। देखिए यहाँ एक कॉमन पॉइंट है, इसी कॉमन पॉइंट पे सेकंड पे टच हो रहा है और आपका टेंजेंट पे टच हो रहा है। मतलब सेकंड और सेगमेंट एक कॉमन पॉइंट पे मिलता है बाबू सर्कल के बाहर, तब हम ये थ्योरम लगा सकते हैं, है ना। अब उस थ्योरम जब लग जाएगा तो क्या होता है टेंजेंट का स्क्वायर इंटू में जहां कॉमन पॉइंट हो बाबू उससे AB और इंटू में क्या होता है टोटल सेकंड। ये फॉर्मूला होता है या थ्योरम का, ये इसको याद रखना है ना। और ये थ्योरम कब इंप्लीमेंट होगा याद रखिएगा? जब सर्कल के बाहर एक कॉमन पॉइंट पे दोनों टच करें, है ना बच्चों लोग। अब देखिए यहाँ AB दे रखा है, AB क्या दे रखा है? तो AB दे रखा है मेरा 4,
इंटू में AB मेरा है 4 और प्लस का BC कितना बाबू लोग 5 है ना। अब ये 5 4 4 9 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 36। ये 36 में किसका वैल्यू आया तो ये AD² का वैल्यू आया है ना। हमको निकालना क्या है AD निकाला, लेंथ ऑफ टेंजेंट बोला बाबू, देखिए ना क्या लिखा है इन द फॉलोइंग फिगर AD इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल ABC इज द सेकंड। अच्छा तो निकालना क्या, हमको तो लिखवे नहीं किया, अगर मैं AD इज द टेंजेंट, यहाँ इसमें जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट है निकालने होगा ना बाबू। ये क्वेश्चन में लगता है इनकम्प्लीट है, यहाँ जो है हल्का सा मेंशन कर दीजिएगा कि फाइंड लेंथ ऑफ AD है ना। क्वेश्चन को आगे भूल गया होगा, नशा में रहता लिखे वाला भी क्वेश्चन है ना। ये फाइंड लेंथ ऑफ AD का लेंथ फाइंड करना हमको है ना। तो AD यहाँ बताइए 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा 6, तो AD का क्या आ गया बाबू वैल्यू, तो AD का वैल्यू आ गया 6 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट का लेंथ क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर D विल बी द राइट आंसर है ना बच्चों लोग। बताइए इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं। ये थ्योरम याद रखिएगा, टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम रहता बाबू। जब भी कोई सर्कल से कोई सेकंड और आपका टेंजेंट एक कॉमन पॉइंट पे मिलता है तो ये थ्योरम इंप्लीमेंट कर सकते हैं है ना बच्चों लोग। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए जी इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट सुन क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर द वैल्यू ऑफ थीटा का वैल्यू पूछ रहा बाबू। ये आपका थीटा, अब देखिए यहाँ इसको बढ़िया से देखिए बाबू, ये जो आपका बन रहा है PQRS, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है क्या बाबू, जो किसी सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बशर्ते वो जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है बाबू उसका चारों कोण जो होता है, चारों साइड जो होता है या चारों कोण कहिए, तो चारों कोण जहां बनता है वो आपका एक विश्व जो वृत्त है बाबू, ये वृत्त जो है उसका सर्कमस्टांस में टच करे है ना, ये चारों कोण टच कर रहा है। तो इस तरह के फॉर्मेट को हम लोग क्या बोलते हैं कि PQRS जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज है ना। अब देखो बाबू चक्रीय चतुर्भुज ये बन गया, तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है बच्चों लोग, जो इसके आमने सामने वाला एंगल है, मतलब जिसको बोलते हैं अपोजिट एंगल, तो अपोजिट एंगल का समेशन जो है बाबू लोग वो आपका 180 डिग्री के इक्वल होता है ना। अपोजिट एंगल का जो समेशन है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। कहने का मतलब ये आपका सम्मुख कोण जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो देखिए यहाँ जो आपका 130, ये जो 30 डिग्री है, ये जो 30 डिग्री है, 30 डिग्री और प्लस का 30 डिग्री जो है, और ये प्लस का P जो है बाबू ये किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के है ना। हमेशा याद रखिएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में बात करें तो हमेशा जो आमने सामने की कोण होती है जिसको बोलते हैं अपोजिट एंगल, हिंदी में बोलते हैं उसको क्या चीज, सम्मुख कोणों का योग जो है सो 180 डिग्री के इक्वल होता है। यहां से P का वैल्यू निकालनी है बाबू। P का वैल्यू क्या निकल के आ गया 180 में 30 जाएगा तो कितना बचेगा 150 डिग्री है ना, ये 150 डिग्री आ गया। अच्छा 130 डिग्री है ना, अब 130 डिग्री है तो 130 डिग्री में 180 डिग्री में 130 डिग्री जाएगा कितना बचेगा 50 डिग्री। तो ये एंगल आ गया मेरा 50 डिग्री बाबू कोण P। जब कोण P 50 डिग्री आ गया बाबू तो देखिए PQT, ये ट्रायंगल PQT में बाबू यहीं लिख देते हैं, ट्रायंगल PQ और T में है ना, ट्रायंगल PQT में। तो PQ2 में ये T जो है सो थीटा हो गया प्लस का, Q कितना है 70 डिग्री और प्लस का हम जो P निकाला वो कितना निकाला बाबू 50 डिग्री। ये तीनों कोनों का योग, किसी ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। यहां से हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं बाबू, क्या हो जाएगा, ये हो गया 7 और 5 12 मतलब 120 डिग्री। तो 180 में 120 डिग्री जाएगा तो क्या बचेगा 60 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू क्या निकल के आ गया 60 डिग्री। अब 60 डिग्री किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर है ना। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में आप लोग पहले से भी बताए हैं, समझ में आया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में याद रखना बाबू लोग, जो अपोजिट एंगल होता है सम्मुख कोण जिसको बोलते हैं उसका समेशन जो है 180 डिग्री के इक्वल होता है। बस वो चीज याद रहेगा, क्वेश्चन तुरंत सोल्व हो जाएगा है ना बच्चों लोग। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए मूव करते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों लोग। और क्वेश्चन में करने में जरूर मजा आ रहा होगा, ज्योमेट्री का है, और नहीं आ रहा होगा तो फिर क्या कहें, पढ़ाई में तो सही में किसी को मन नहीं लगता, ये तो एक तरह से बर्डन बन गया। खासकर वैसे विद्यार्थी जो सोचते कि भैया किसी तरह तो नौकरी ले दो है ना, उसके बाद दहेज में लेंगे गर्दौड़ा के कार और पैसा, उसके बाद फिर एकदम फाइल के आराम से मस्ती में रहेंगे
है ना। लेकिन किसी को इंटेंशन रहता है कि नहीं हमको अपने लाइफ में बच्चा लोग को ज्ञान ही देना है, तो उसको दुनियादारी से मतलब नहीं रहता है बच्चा लोग, है ना। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अ एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। अब ये एडजेसेंट एंगल क्या होता है? पैरेललोग्राम का बात कर रहा है ना बच्चों लोग। तो ये एडजेसेंट एंगल क्या होता है उसको पहले जानते हैं। ये पैरेललोग्राम बनाते हैं फिगर, ये बन गया आपका पैरेललोग्राम, है ना। नाम डाल देते हैं P Q R और S, ये पैरेललोग्राम बन गया। अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है बाबू? मान लीजिए हम यहाँ एक कोण कोई सा भी ले लिए, यहाँ जो है सो कोई सा भी कोण ले लिए X। तो अगर हम एडजेसेंट एंगल के बारे में बात करें बाबू, इसको हिंदी में बोलते हैं आसन्न कोण। तो एडजेसेंट कोण क्या होता है? तो ये जो लिए ना X, तो इसी के सटले में लेना होगा। ये क्या हो जाएगा? जो होगा DL, इसी को बोलते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल, है ना। एडजेसेंट एंगल हम लोग उसी को बोलते हैं, मतलब दो लगातार कोण को ही बोलते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल। समझ में आया? ये जैसे x है तो ये आपका एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। ये x जो एडजेसेंट एंगल बन गया, PQ एडजेसेंट एंगल बन जाएगा, QS एडजेसेंट एंगल बन जाएगा, SR एडजेसेंट एंगल बन जाएगा और आपका PR एडजेसेंट एंगल बन जाएगा। हिंदी में क्या बोलता है? आसन्न कोण, आसन्न कोण, है ना। हिंदी में इसको आसन्न कोण बोलते हैं। अच्छा जी, अब देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ अ एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। अब हम मान लिए यहाँ कोई एंगल x है ना, तब लिखना उखना की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चा लोग। हम यहाँ मान के चल लिए कि यही जो एंगल हुआ है सो x है। क्या बोल रहा है कि एक एंगल पैरेललोग्राम का एक एंगल जो सो x मान लिए, तो वो जो x मान रहे हैं तो ये जो है सो 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। इसका एडजेसेंट एंगल जो है सो 2/3 होता है ना। बोल रहा है कि इफ अ एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। ये एंगल हमको मान लिया। अब इसका जो एडजेसेंट एंगल है बाबू लोग वो 2/3 है, इसका 2/3 है, मतलब ये हो गया आपका 2/3x, 2/3x, है ना। इसी को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ये आपका x मान लिया कोई एंगल और इसका 2/3 इसका एडजेसेंट एंगल 2/3x हो गया, है ना। अब हम आप लोग को बताएं बाबू कि एडजेसेंट एंगल के बारे में बात करें तो जब भी आपका किसी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल के बारे में जिक्र हो तो याद रखिएगा हमेशा किसी भी पैरेललोग्राम में बाबू जो एडजेसेंट एंगल होता है वो उसका समेशन हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है ना। हमेशा उसका जो समेशन है किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल। मतलब यहाँ जो आपका x और प्लस का 2/3 और इनटू में x लिखा है बाबू, ये किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाबू एडजेसेंट एंगल को क्या चाहिए? आसन्न कोण। तो किसी भी पैरेललोग्राम में आपका आसन्न कोणों का योग जो है बाबू 180 डिग्री के इक्वल होता है। यहाँ हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 3 और 2 5x, इसको 3 को उस साल लेके गए तो 18 तिया का 54, 540 डिग्री। और यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे बाबू तो क्या निकलेगा? तो वो हो जाएगा 5 0 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 0 और फिर 5 8 का 40, 108 डिग्री। अब ये x बराबर 108 डिग्री निकल गया। तो हमसे पूछा क्या निकला? फिर से देखिए हमसे क्या पूछा बाबू कि ये दिया हुआ फिर देन द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज। तो हमको पैरेललोग्राम का सबसे स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है ना। अब ये x निकल गया 108 डिग्री, तो 108 डिग्री ये बी ऑप्शन मार्क करने चले आएगा। क्यों? क्योंकि इससे कम भी पॉसिबल है। कम कैसे पॉसिबल बाबू? 2/3 बोला ना इसका एडजेसेंट एंगल है, तो ये भी तो एंगल पॉसिबल है। हमको क्या बोला कि स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम का स्मॉलेस्ट एंगल निकालना, तो ये भी तो पॉसिबल है। 2/3 इंटू में x, और यहाँ 2/3 और x कितना दे रखा बाबू? x निकालें 108 डिग्री, है ना। 108 डिग्री ये काटिए बाबू, इससे 3 तिया का 9 और 3 6 का 18, है ना। 3 तिया का 9 लिख दे रहे हैं, 3 तिया का 9, एक बचा 3 6 का 18 और 36 दूनी का क्या निकल गया? 72 डिग्री। तो इससे भी तो छोटा आ गया, 108 डिग्री से छोटा ही है 72 डिग्री। तो हमको स्मॉलेस्ट एंगल बोरा निकालने के लिए बाबू क्या निकल के आएगा? 72 डिग्री। किस नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया, है ना कि बी करेक्ट आंसर हुआ। समझ में आया? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बच्चा लोग? याद रखिएगा हमेशा किसी भी पैरेललोग्राम के बारे में बात हो रहा है तो उसका एडजेसेंट एंगल का समेशन जो बाबू 180 डिग्री के इक्वल होता है ना बच्चा लोग। चलिए इसी के साथ मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट कह रहा है कि 2 इक्वल सर्कल ऑफ रेडियस आर इंटरसेक्ट्स सच दैट ईच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ईच अदर द लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ द सर्कल। अब 2 सर्कल है बाबू, 2 सर्कल है, वो 2 इक्वल सर्कल है बाबू। अब इक्वल सर्कल क्या होता है? बात को समझते हैं इक्वल सर्कल का मतलब? हाँ गुरुजी समझते हैं थोड़ा बहुत,
थोड़ा बहुत तो ऊपर से निकल जाता है ना। तो इक्वल सर्कल का मतलब क्या चीज़, देखिए अब सर्कल के बारे में बात करें बाबू, तो ये ऑल ओवर डिपेंड किस पर करता है, तो ये ऑल ओवर डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, ये ऑल ओवर डिपेंड करता है इसके रेडियस पर, है कि नहीं। रेडियस बड़ छोट पाई, देखिए ना फार्मूला लगाइए तो परिधि में 2 पाई आर होता है, और आपका परिधि में 2 पाई आर हो गया, और क्षेत्रफल में क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब ये पारे पर पूरा डिपेंड करता है ना। ये 2 सर्कल ले लिए बच्चों वालों, अब 2 सर्कल ले लिए तो हमसे क्या, दोनों सर्कल के बीच में देखिए कॉमन कोड क्या आ रहा है, यही तो आ रहा है कॉमन कोड, कॉमन कोड तो यही ला रहा है बच्चों लोग, ये वाला, ये आपका कॉमन कोड आ गया है ना। इसका कलर क्या कर दें, चलो ग्रीन कर देते हैं, ये कॉमन कोड आ गया, तो यही निकालना हमको। इसका नाम अगर डालना चाहें तो डाल दीजिए, ये जो आपका ए और बी है तो यही ए बी निकालना हम लोग, है ना। अब देखिए बाबू, ये जो है इसका सेंटर यहाँ मान लिए हम, और इसका सेंटर यहाँ मान लिए, है ना। ये इसका सेंटर मान लिए ओ, और इसका सेंटर मान लिए ओ डैश, समझते जाइएगा बात को बढ़िया से, है ना बच्चों लोग। ये ओ मान लिया और ये हो गया आपका ओ डैश। और फिर देखिए ये जो बाबू इस सर्कल का सफेद वाले जो सर्कल है उसका रेडियस ये बन गया, है ना, और ये जो आपका सर्कल है इसका रेडियस ये बन गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप फिर बात को फिर समझिए, हम यहाँ से क्या किए बाबू, एक लाइन ड्रॉ कर दिए यहाँ से, है ना। ये ओ ए, जो ओ ए देखिए ये सेंटर से इस वृत्त के परिधि में टच करा रहे हैं, इसका मतलब वो आपका क्या चीज बनेगा, रेडियस ही बनेगा। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर दिए इस तरह खींच के, है ना, इसको हल्का सा कम कर देते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर दिए इस तरह, ये है ना। और ये भी हम यहाँ से अभी इस सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दिए बाबू इसके परिधि पे, ये हो गया। भाई लेंथ सीधा चला जाए, ये हो गया आपका, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चा वालों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप फिर बात को फिर समझिए। अब ये जो लाइन ड्रॉ किए बाबू लोग, ये जो लाइन ड्रॉ किए ये तो आपका रेडियस ही है, तो ये आपका आर है, और ये भी लाइन ड्रॉ किए तो ये भी रेडियस, ये भी आर है, और ये जो ओ डैश है। तो मान लीजिए किसी एक सर्कल को लीजिए, हम सफेद कलर सर्कल लेते हैं, तो सफेद सर्कल ये रहा, ये आप इसका सेंटर है, तो इसका सेंटर से इसके परिधि पर लाइन खींच रहे, तो ये भी मेरा क्या बन गया, रेडियस आर, है ना। ये भी मेरा रेडियस क्या बन गया, तो ये भी रेडियस मेरा आर बन गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप फिर बात को समझिए। अब हमको निकालना क्या बाबू, हमको निकालना है, हमको क्या चीज निकालना है, द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड ऑफ द सर्कल, हमको ए बी निकालना है ना। क्या निकालना, ए बी। तो अगर हम ट्रायंगल यहाँ नाम डाल दीजिए बाबू, आप क्या डाल दीजिए, तो यहाँ आप डाल दीजिए ए एम डाल दीजिए, है ना। ये जो पॉइंट का नाम है ये आपका एम है। तो अगर हम ट्रायंगल बात करें बच्चों लोग, किस ट्रायंगल में, ए ओ ओ डैश इन, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं, बस आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, इन ए, ओहो, ये आपका, अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें बाबू लोग, इन ट्रायंगल ए ओ ओ डैश, ए ओ डैश, ए ओ ओ डैश, तो देखो बाबू इसका लेंथ भी आ रहा है, इसका लेंथ भी आ रहा है, और इसका भी लेंथ आ रहा है, तो ये एक नहीं बन गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या बन गया, ए ओ डैश एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, है ना। एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब ये आपका ए ओ ओ डैश बाबू इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो फिर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो बताइए ए एम क्या बन गया, हाइट। तो ए एम कैसे निकालेंगे बाबू, हाइट कैसे निकाला जाता है, तो हाइट को हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं हाइट को, तो हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू में साइड, और साइड में क्या है, आर है ना बच्चों लोग, साइड क्या है, तो साइड में आर है, तो ये निकल गया एम, हाइट निकल गया। फिर समझिएगा बाबू लोग, ए जो आपका ए ओ ओ डैश है, तो ये आपका सभी साइड तो इक्वल आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रहा है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मान सकते हैं। तो ये चीज जो बाबू मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, जब ये ट्रायंगल मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया बच्चों लोग, तो हम लोग हाइट भी निकाल सकते हैं। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू में साइड, और साइड कितना है, आर है। चलिए जे ए एम निकल गया। अब हमको निकालना क्या चाहिए, ए बी। अब देखो बाबू ये तो आपका परपेंडिकुलर लाइन है ना बाबू लोग, ये जो है सो लाइन ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है ना। तो देखिए ये जो आपका ए बी अगर निकालना चाहे, यहां से हम अगर ए बी टोटल निकालना चाहें, ए बी
ए बी निकालना चाहें तो जो ए बी है बाबू ये 2m होगा बाबू, 2am, इसी का तो 2 गुना है ए बी, तो 2 टाइम्स ऑफ am हो जाएगा, है कि नहीं। फिर बात को समझिए, ये जो हम ए बी निकाल रहे हैं बाबू, तो ये जो ए बी क्या है, तो ए बी मेरा इसी का 2 गुना है कि नहीं, इसी का 2 गुना है कि नहीं, एकदम इसका 2 गुना। तो इसका जब 2 गुना बाबू, am तुमको पता है, am क्या है, तो am हमको दे रखा है √3/2 और इंटू में r, है ना। यहां से देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ए बी मेरा क्या निकल गया, √3r। तो कॉमन कॉर्ड का लेंथ क्या निकल गया बाबू, √3r। √3r किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बाबू लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस वो जो दिया हुआ उसी के ऊपर हम ड्रॉ किए और उसी से हम पता कर लिए कि ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो हम लोग उसका हाइट इजीली निकाल सकते हैं, √3/2 इंटू में साइड के फॉर्मूला से। जब यहां से मेरा ये am निकल गया बाबू, हाइट निकल गया, तो बस ab निकालना, तो ab क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ am, इसी का तो 2 गुना है ab, है ना। अब वहां से हम लोग ab का वैल्यू निकाले, ab ही क्या हमको निकालने बोल रहा है, ab ही मेरा क्या है, कॉमन कॉर्ड, है ना बच्चा लोग। बताइए इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं ना है, एकदम नहीं होगा चाहे, कैसे तकलीफ होगा, जैसे तकलीफ होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बोलना कि हाँ गुरुजी ये क्वेश्चन में तकलीफ है। जैसे होता नहीं कि मान लीजिए इन फ्यूचर में तो शादी ब्याह की रवे कीजिएगा और अगर नौकरियां नहीं हुआ तो सही में कोई काल को थोल दिखा देगा लड़का लोग, माँ बाप बोलेगा पढ़ा लिखल है ये नहीं, ससुरा तो कहीं लड़की देगा, अगर कोई तो काल को दिखा देगा तो उस समय तो बोलिएगा ना 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 हमारा पसंद नहीं खो, बोलता है कि नहीं। तो उसी तरह अगर ये क्वेश्चनों में तकलीफ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना कि गुरुजी हमको इस क्वेश्चन में डाउट है, उसको फिर से क्लियर करेंगे नेक्स्ट, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पर दबा के नहीं रखना है। मान लीजिए अगर उससे शादी कर लिया आप, सपोज दैट कि मान लीजिए दबा के रख दिए, शादी कर ली, तो जान रहे ना कि फिर दोस्त लोग कैसे आपका क्लास लेगा, सो अरे भाई कहाँ तुमको मिल गया वेस्ट इंडीज वाला, है ना, इसलिए उसको दबा के नहीं रखना है। आता नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC कौन सी बराबर 3 कौन B है और ये इक्वल है 2 कौन A प्लस का कौन B, देन कौन A कौन B कौन C किसके इक्वल होगा। तो आसान है बाबू, अब ये ABC ट्रायंगल है बाबू, तो एक ट्रायंगल है तो तीनों का समेशन कितना हो जाएगा बाबू, तीनों एंगल का समेशन 180 डिग्री हो जाएगा। कौन A प्लस का कौन B प्लस का कौन C जो है सबका 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए ये कौन A एज इट इज रहने देते हैं, कौन B को भी एज इट इज रहने देते हैं और कौन C को जो है हम लोग चेंज कर देते हैं। कौन C को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, तो 3 टाइम्स ऑफ AB भी लिख 3 टाइम्स ऑफ कौन B भी लिख सकते हैं और 2 टाइम्स ऑफ कौन A प्लस का कौन B लिख सकते हैं। तो ये लिख देते हैं 2 टाइम्स ऑफ कौन A और प्लस का कौन B, है ना, कौन B ये आपका किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल। फिर बात को समझिए, यहाँ देखिए बाबू 2 टाइम्स है AB और यहाँ सिंगल है AB, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ A प्लस का 3 टाइम्स ऑफ B। 3 कॉमन कर ले बाबू, तो यहाँ क्या बन गया, तो यहाँ बन गया कौन A और प्लस का कौन B, ये आपका किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री के इक्वल, 180 डिग्री के इक्वल। यहाँ से 3 से काट देंगे बाबू, तो ये आ गया मेरा 60 डिग्री, 3 6 18 60 डिग्री आ गया। कौन A प्लस कौन B कितना आ गया, 60 डिग्री। जब कौन A प्लस कौन B आपका 60 डिग्री आ गया बाबू, तो इस रिलेशन पे आइए, कौन C मेरा क्या दे रखा है, कौन C दे रखा मेरा 2 टाइम्स ऑफ कौन A प्लस का कौन B, यही तो दे रखा है कौन B। अब कौन A प्लस B कौन क्या, कौन A और कौन B, कौन A प्लस का कौन B क्या निकाले 60 डिग्री, तो कौन C का वैल्यू आ गया 120 डिग्री, 60 दूनी का 120 डिग्री, है ना। जब कौन C बराबर 120 डिग्री आ गया बाबू, तो एक रिलेशन फिर आता है कौन C बराबर 3 कौन B, 3 कौन B, 3 कौन ओहो 3 कौन B, 3 कौन B। अब कौन C मेरा कितना 120 डिग्री, 120 डिग्री बराबर 3 कौन B, तो यहां से कौन B भी निकाल लेंगे बाबू, यहां से 3 कौन B जो है सो क्या निकल के आ जाएगा, तो कौन B निकल जाएगा 3 चौके 12, 3 चौके 12 जो कटेगा तो 3 चौके 12 मतलब B जो है कौन B कितना आ जाएगा 40 डिग्री, है ना। कौन B जो है सब 40 डिग्री आ जाएगा। अब कौन C पता चल गया, कौन B पता चल गया, तो कौन A भी पता चल जाएगा, तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यही कर देते हैं। तो कौन A बराबर कितना हो जाएगा, जब ये आपका है 120 डिग्री, ये है 40 डिग्री, तो 120 और 40 कितना हो गया 160, तो कौन A जो है आपका 20 डिग्री बनेगा, है ना। तो हमसे क्या पूछा है कि कौन A B C, A कितना है 20, B कितना है 40 और C कितना 120, 20 40 120 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर A विल बी द राइट आंसर। बताओ बाबू इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, बस ट्रायंगल का इंटरनल कोनों का योग जो है कितना होता है 180 डिग्री, ये तो बात सभी को पता होना चाहिए, है ना।
मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल BED किसके इक्वल होगा। तो फिगर इसका ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, है ना। ABC एक मेरा फिगर ड्रॉ करता है इसका। ABC जो है मेरा एक ट्रायंगल है, ABC जो है मेरा एक ट्रायंगल है। ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है ना। फिर क्या बोला है, तो फिर बोला है कि D इज द मिड पॉइंट। D जो है मिड पॉइंट है किसका, BC का। BC का मिड पॉइंट कौन है, D है। ये आपका D जो है मिड पॉइंट है। तो D एक मिड पॉइंट है बाबू। अगर हम AD को लाइन खींचे, यहाँ खींचना भी पड़ेगा। क्यों खींचना पड़ेगा, जैसे बोला कि एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, तो AD तो खींचना पड़ेगा। ये एक लाइन हम ड्रॉ कर दें, है ना। अब D देखिए बाबू, यहाँ जो आपका D जो है मिड पॉइंट है, D जो है मिड पॉइंट है AC का। चलिए जी, और E जो है मिड पॉइंट है किसका, AD का, बोला ना। एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। AD का मिड पॉइंट क्या चाहिए बाबू, तो E है। ये E आपका मिड पॉइंट है किसका, AD का। जो अभी बोला क्वेश्चन वो हम ड्रॉ कर लिए बाबू। अभी तक कोई दुख तकलीफ एकदम नहीं होना चाहिए, है ना। ये हम ड्रॉ कर लिए कि एक ट्रायंगल ABC दे रखा है जिसमें D जो है मिड पॉइंट है BC का और E जो है मिड पॉइंट है AD का। तो हमको क्या बोला कि देन एरिया ऑफ ट्रायंगल BED। तो ट्रायंगल एरिया ऑफ BED पूछा बाबू, मतलब हमको ये ट्रायंगल BED का एरिया पूछा है ना। ट्रायंगल जो है BED का एरिया पूछा हमको, BED का एरिया ये पूछा बाबू, है ना बच्चों लोग। लेनी है तिरछा कैसे चला जाता है, ये लो ट्रायंगल ऑफ BED, ट्रायंगल ऑफ BED का एरिया पूछा बाबू। अब कैसे निकालिएगा, है ना। अब देखिए बाबू, आपको याद होना चाहिए, नहीं याद होना चाहिए तो पता कर लीजिए। क्या होता है बाबू कि जब भी किसी ट्रायंगल में जो मीडियन होता है ना बाबू, वो अगर मीडियन है, किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। कहने का मतलब अगर D इस ट्रायंगल का मीडियन है बाबू, इस ट्रायंगल का मतलब ये BC का मीडियन है, तो ये दो इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल में डिवाइड करेगा, इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल। कहने का मतलब है कि D अगर मिड पॉइंट है तो ABD का एरिया और ADC का एरिया इक्वल होगा बाबू लोग। समझ में आया क्या बोला, फिर से समझिए। तो हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू कि जो आपका मीडियन जो रहता है किसी भी ट्रायंगल में, जो मीडियन होता है बाबू वो दो इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल में डिवाइड करता है, दो इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल में, है ना। दो इक्वल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल में मतलब ABD का एरिया निकालो या ADEC का एरिया निकालो, ये दोनों इक्वल एरिया होगा। समझ में आया। तो यहां कैसे अंग्रेजी भाषा देना कि चूंकि D जो है हमारा बाबू क्या है, मीडियन है। D इज मीडियन है D जो है आपका मीडियन है ना। D जो है आपका, ओहो रहने देते हैं। D जो है मेरा मीडियन है, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का सही इसको इधर लिखते हैं। इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD ये इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, AD और C, है ना। ये याद रखिएगा हमेशा, किसी भी ट्रायंगल में जो मीडियन होता है बाबू वो दो इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। D आपका मीडियन है, इसीलिए आपका इस ट्रायंगल का एरिया ABD का एरिया ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ADC, वही बात लिखे हैं, है ना। कोई तकलीफ यहां तक बच्चों लोग, कोई तकलीफ नहीं होगा। अच्छा जी, अच्छा बाबू यहाँ D मीडियन था तो ये बड़का ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में, दो इक्वल एरिया ऑफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसी तरह E जो है मीडियन है किसका, AD का। जब E मीडियन है बाबू AD का तो ये भी तो आपको दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देगा। मीन्स देखिए बाबू लोग, अगर फिर यहां लिखेंगे बाबू चूंकि कि E जो है मीडियन है, इज मीडियन। अच्छा मीडियन किसका वो नहीं लिख रहे हैं हम ना, खाली मीडियन लिख दे रहे हैं। E जो है मीडियन है बाबू, जब E मीडियन है बच्चा लोग, AD का जब मीडियन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल EBA और ये इक्वल होगा
किसके इक्वल होगा? अच्छा यहां से एक रिलेशन और चीज निकाले, देखिए बाबू यहां से एक रिलेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद इससे लिख देते हैं। देखिए यहां हम निकाले क्या रिलेशन कि ए बी डी जो है, ए बी डी ये इक्वल होता है ए डी सी के, समझ में आया? अब देखो बाबू अगर हम टोटल एरिया यहाँ सा हल्का सा या उसी में नहीं है हल्का सा डी लिखे, जैसे हम ये देख लिए कि ये डी मीडियन है तो ये दो इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। अब अगर हम ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालना चाहें बाबू, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालना चाहें, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालना चाहें तो क्या निकलेगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालना चाहे बाबू तो ऐसा लिख सकते हैं बाबू, देखिए ये ट्रायंगल एरिया बन गया तो हम ऐसा लिख ही सकते हैं, इस एरिया को जोड़िए बाबू गुरुजी और इस एरिया दोनों एरिया को जोड़ दीजिए, टोटल एरिया निकल जाएगा, है ना? तो दोनों एरिया जोड़ देंगे बाबू, मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी और प्लस का एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी यहां से भी एक रिलेशन आएगा बाबू, इसलिए ये चीज बता रहे हैं ना, ये चीज समझ में आया? अगर हम ये टोटल ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहे बाबू तो ऐसा लिख सकता है ना कि ये ट्रायंगल का एरिया प्लस का ये ट्रायंगल का एरिया, वही चीज वो लिखे हैं। अब हमें तुरंत जाना बाबू कि जो ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी जो है सो इक्वल है ट्रायंगल ऑफ एडीसी का, है ना? तो यहां से देखिए बच्चों लोग, यहां से हम लिख सकते हैं एबीडी और इसको एडीसी जो बाबू उसको मान सकते हैं एरिया ऑफ एबीडी, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ एबीडी हो गया और इसको भी लिख सकते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। आप देखिए बार बार लिख नहीं रहे हैं ना, समझ जाएगा इतना। यहां देखिए बाबू ये जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इसको लिख सकते हैं ना बाबू लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, और एबीडी पहले से मतलब ये क्या आ जाएगा 2 ऑफ एरिया एबीडी, है ना? ये हो जाएगा। यहां से फिर अगर रिलेशन एक निकालना चाहे बाबू, ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यहां से फिर अगर रिलेशन निकालना चाहे तो क्या रिलेशन निकलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी ये इक्वल हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, है ना? अभी कुछ नहीं किए हैं बच्चा लोग, बस हल्का रिलेशन हुआ जो डी मीडियन है ना उसी के ऊपर बात किए हैं अभी तक। मतलब यहां से दो रिलेशन देखने को मिल गया बाबू, दो रिलेशन कौन कौन रिलेशन देखने को मिल गया? तो पहले का रिलेशन मिल गया गुरुजी कि जब भी आपका किसी ट्रायंगल का मीडियन कोई सा भी रहेगा डी ई कुछ भी रहेगा तो जो मीडियन होता है किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है बाबू वो दो इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल में डिवाइड करता है, जो ये कर दिए। ये एक चीज पता चल गया। दूसरा का रिलेशन ये चीज पता चल गया गुरुजी कि अगर किसी भी ट्रायंगल का मीडियन रहेगा वो मीडियन जो है बाबू किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया जो अगर निकालना चाहे, मतलब मान लीजिए ये ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहे तो ये टोटल का हाफ हो जाता है बाबू, है ना? ये टोटल का क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। इस रिलेशन से भी निकालें, जैसे ये एबीडी का एरिया निकालें तो क्या गया पूरा जो एरिया निकाले उसका हाफ कर दीजिए तो इसका एरिया निकल जाएगा एबीडी का, है ना? अब उसी तरह वहां देखिए बाबू अगर मेरा ई जो है, अब इसको बार बार लिख नहीं रहा है ना, अब मान लीजिए ई मेरा क्या चाहिए तो ई मेरा है मेरा मीडियन किसका? एडी का। ई जो है सो मीडियन है एडी का। हमको क्या बोला है? एरिया ऑफ एबीडी बीईडी निकालने के लिए। तो अगर हम एरिया ऑफ बीईडी करेंगे बाबू ट्रायंगल बीईडी तो क्या होगा समझिएगा बढ़िया से, बीईडी, है ना? अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी करेंगे तो ये क्या हो जाता है? ये पूरा ट्रायंगल का हाफ तो 1/2 और ट्रायंगल ऑफ एबीडी, ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी हुआ कि नहीं? एबीडी, इसीलिए इसको पहले सोचे बता देना सही रहेगा, है ना? ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे ई अगर मीडियन है बाबू एडी का तो 100% ये दो इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीई ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ईबीडी के, है ना? अच्छा उसे एक और रिलेशन हम लोग क्रिएट कर लिए बाबू। क्या रिलेशन क्रिएट किए कि अगर ए बी डी एक पूरा टोटल एक ट्रायंगल है और ई इसका मीडियन है तो यहां दूसरा रिलेशन ये भी लगा सकते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया मतलब बीईडी का एरिया जो है सी टोटल का एरिया का हाफ होता है, ए बी डी का हाफ होता है। वही चीज यहां लिखे बाबू, देखिए इसके ऊपर जो ड्राइव करके दिखाएं आप लोग को, है ना? अब देखिए अब हमको बीईडी का वैल्यू निकालने बोल रहा है ना बाबू, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी का वैल्यू निकालने बोल रहा है। अब यहां जो मेरा आ गया हाफ एरिया ऑफ एबीडी आ, लेकिन यहां जितना भी आंसर देख रहे हो बाबू किस में दे रखा? एबीसी में, तो हमको एबीडी को हटा के एबीसी में चेंज करना होगा। अब देखिए एबीडी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी को हटा के क्या ले सकता है? हाफ ऑफ एरिया एबीसी, है ना? इसको मतलब हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसको हटा के लिख सकते हैं हाफ ऑफ एरिया
ऑफ ट्रायंगल ABC, ऑफ ट्रायंगल ABC लिख सकते हैं ना बच्चों लोग, एकदम लिख सकते हैं, है ना। तो बताइए हाफ यहाँ हाफ यहाँ, तो क्या हो जाएगा 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देखिए किस नंबर ऑप्शन में 1/4 गुना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, है ना। कोई तकलीफ हो बाबू लोग क्वेश्चन में, एकदम कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, बस हम इसका यूज किए बाबू। किसी भी ट्रायंगल का मीडियन रहता है बाबू, वो दो इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल के रूप में डिवाइड कर देता है ना। जैसे यहाँ देखिए दोनों का एरिया आपका क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, ये चीज याद रखना होगा आपको, समझ में आया। बस उसी के ऊपर हम लोग ये ड्राइव कर दिया, यहाँ से निकल के आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल BED का वैल्यू क्या निकल के आ गया 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना बच्चों लोग। कोई तकलीफ इस क्वेश्चन में, एकदम तकलीफ नहीं होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि एक इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, कौन A प्लस का कौन C इतना दे रखा है, और कौन A 140 डिग्री है, कौन D बराबर 60 डिग्री है, तो कौन B बराबर कितना होगा। अच्छा ABCD क्या है, मेरा एक क्वाड्रिलेटर है बाबू, तो चारों कोनों का योग कितना होगा, तो चारों कोनों का योग होगा गुरु जी 360 डिग्री, है ना। कौन A प्लस का कौन B प्लस का कौन C जो है सबका 360 डिग्री के इक्वल होगा, कौन D जो है सबका 360 डिग्री के इक्वल होगा, तो 360 डिग्री के इक्वल कर दिए, है ना। अब देखो यहाँ कौन A प्लस का कौन C, ये कौन A प्लस का कौन C को हटा के क्या लिख सकते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ कौन B और प्लस का कौन D, कौन B और प्लस का कौन D प्लस का, और ये BD तो है कौन B और प्लस का कौन D लिखा हुआ है, A और C को हटा के ये हो गया 360 डिग्री। यहाँ से देखो बाबू ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ कौन A और प्लस का 3 टाइम्स ऑफ कौन D, तो 3 कॉमन कर ले बाबू, 3 जब कॉमन कर ले तो ये क्या बन गया कौन B और प्लस का कौन D, कौन B और प्लस का कौन D, ये किसके इक्वल हो गया, तो ये हो गया मेरा 360 डिग्री के इक्वल, है ना। अब ये देखिए 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी का 6, और ये हो गया 0, 120 डिग्री हो गया। तो कौन B प्लस कौन D का मान 120 डिग्री आ गया। कौन D का मान दे रखा बाबू, कौन D का मान क्या है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रख दिए, ये किसके इक्वल हो गया 120 डिग्री के इक्वल। तो कौन B का मान क्या हो गया बाबू, तो कौन B का मान हो गया 60 माइनस का 120 माइनस का 60 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो कौन B का वैल्यू क्या निकल के आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर A विल बी द राइट आंसर, है ना। बताओ बाबू इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ होगा, एकदम तकलीफ नहीं होगा, जेन्युइन वाला क्वेश्चन था बाबू। ये क्वाड्रिलेटरल वाला प्रॉपर्टी लगा दें कि उसका सभी इंटरनल कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री, इसके अलावा कुछ किए हैं क्या, कुछ नहीं किए हैं इसमें। आते बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस x = 0, y = 0 एंड x प्लस y माइनस का 1 = 0। अब ये देखो बाबू आपका लाइंस का क्वेश्चन आ गया, है ना। इसको भी चलिए कर लेते हैं, आपको क्वेश्चन है लाइंस का। ये क्या बोला बाबू, एक आपका सेंट्रॉइड है, ओहो ये सर्कल नहीं, आप एक क्या सेंट्रॉइड है। अब देखिए x प्लस वाई, अगर यहाँ लिखना चाहिए इक्वेशन, तो यहाँ देखिए बाबू ये x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई ये आपका किसके इक्वल है 1 के इक्वल, है ना। अब हम बनाते हैं क्या चीज बनाते हैं, लाइन का इक्वेशन है, मतलब हम बनाते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ये x प्लस वाई के लिए, है ना। x प्लस वाई = 0 इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए बाबू अगर x यहाँ अगर 1 रहा तो y क्या आ जाएगा 0, x अगर 1 रहा तो y हो जाएगा मेरा 0 गुरुजी, है ना। x अगर 1 रहा तो y मेरा हो जाएगा 0, x अगर 1 रहा तो y हो जाएगा 0। अगर y 1 रहा बाबू तो x 0 हो जाएगा, अगर y 1 रहा तो x 0 हो जाएगा, y अगर 1 रहा तो x मेरा क्या हो जाएगा 0, ये हो गया। मतलब लाइन जो है सो कुछ ऐसा ही जा रहा बाबू, कुछ ऐसा ही जा रहा लाइन, है ना। चलिए जी ये लाइन किसका इक्वेशन बन गया बाबू, तो ये बन गया x प्लस वाई = 1 का, है ना। अब हमसे क्या पूछ रहा है सेंट्रॉइड। अब देखिए बाबू सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होगा सो पूछा बाबू। तो यहाँ ट्रायंगल बन रहा है क्या, एकदम बन रहा है बाबू। ये देखिए आपका बन गया एक पॉइंट ये बन गया, और एक पॉइंट आपका ये सेंटर वाला है। सेंटर वाला क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेट 0 0। तो ये ट्रायंगल बन गया कि नहीं बाबू, ये ट्रायंगल बन गया ना, तो एक ट्रायंगल बन गया। अब इसे ट्रायंगल का हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, तो सभी का समेशन, x कोऑर्डिनेट का समेशन मतलब x1 प्लस का x2 प्लस का x3 डिवाइड बाय 3। सेंट्रॉइड निकालना जानते हैं ना, देखिए फॉर्मूला देते हैं। सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला होता है बाबू x1 प्लस का x2 और प्लस का x3 डिवाइड बाय 3, है ना। यहाँ दो ही कोऑर्डिनेट के बारे में बात किया, दो ही पॉइंट दे रखा,
दो ही कोऑर्डिनेट में है। अगर 3 कोऑर्डिनेट में रहता तो यहाँ आपका y की जगह y से आगे z तक जाता। फिर दूसरा क्या हो जाएगा आपका y1 प्लस का y2 और प्लस का y3 और डिवाइड बाय 3। ये आपका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना चाहे बाबू तो ये फॉर्मूला से निकल जाएगा आपका, है ना। अगर मान लीजिए 3 पॉइंट रहता बाबू तो यहाँ z1 प्लस का z2 प्लस का z3 बाय 3 होता है ना। अब ऐड कर दीजिए इसको बाबू। x1 क्या है 0 0 1 तो ये हो गया 1/3, y1 y2 3 0 1 0 तो 1 हो गया 1 तो ये हो जाएगा 1/3। मतलब उस सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट बाबू हमको क्या बोल रहा है, द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है बाबू वो क्या आ गया 1/3 1/3। कोऑर्डिनेट ही निकालने बोल रहा है। 1/3 1/3 किस नंबर ऑप्शन में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना। यहाँ कहीं लिखा नहीं है कि उस सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालिए, लेकिन यहाँ फॉर्मेट क्या दिया हुआ, कोऑर्डिनेट का ही दिया हुआ है ना। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1/3 और 1/3। कोई दिक्कत बाबू इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेंट्रॉइड निकालने का ये फॉर्मूला है बाबू, है ना। अगर 3 एक्सिस तक रहता और यहाँ तो 2 ही एक्सिस नहीं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर जेड एक्सिस भी रहता तो यहाँ z1 प्लस का z2 प्लस का z3/3 होता, है ना। कोई दिक्कत बाबू लोग इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम क्या कर रहा है कि स्लोप ऑफ द लाइन इतना दे रखा। अब स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है dy/dx, इसे हम लोग बोलते हैं स्लोप। तो स्लोप बोलता है dy/dx, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 17 माइनस का ये क्या हो जाएगा आपका 14 dy/dx, 14 dy/dx और ये कांस्टेंट है तो ये आपका 0 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। यहाँ से अगर हम dy/dx निकालना चाहें बाबू लोग तो dy/dx क्या आ जाएगा, तो dy/dx हो जाएगा। इसको स्टार्ट बैठ दीजिए तो ये हो गया आपका 17 और ये आपका गुना वाला बाबू इधर आके क्या हो जाएगा भागा में। और यही जो dy/dx निकला बाबू इसी को तो हम लोग बोलते हैं स्लोप, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्लोप। तो स्लोप क्या निकल के आ गया 17/14। 17/14 किस नंबर ऑप्शन में है, तो 17/14 है जो ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत बाबू इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं। जब भी आपको स्लोप निकालने के लिए बोले dy/dx निकाल दीजिए, वही मेरा क्या निकल जाएगा स्लोप, है ना। चलिए मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में बाबू लोग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट उनका आ रहा है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस इतना एंड इतना विल बी सो। मतलब हमको इस लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है बाबू। लाइन का इक्वेशन क्या होगा सो पूछ रहा है हमसे। और लाइन का इक्वेशन क्या होगा, लाइन का इक्वेशन क्या होगा सो पूछ रहा है, जो किस पॉइंट से पास कर रहा है ए बी। तो लाइन का इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं बाबू, क्या पढ़े हैं, एक ये लाइन पर का पढ़े हैं ना कि y माइनस का y1 इज इक्वल टू आपका y2 माइनस का y1 dy/dx निकालता है इंटू में x माइनस का x1, है ना। ये लाइन का इक्वेशन इस तरह भी निकाल सकते हैं हम लोग। लेकिन वहां दिक्कत होता है कि गुरुजी कि हमको है सो जो आपका स्लोप बोलते हैं, स्लोप दो तरीके से निकल सकता है, या dy/dx कीजिए या फिर y2 और y1 निकालिए, 2 पॉइंट, है ना। तो एक पॉइंट तो हमको दे रखा है, दूसरा का पॉइंट 1 निकालते हैं। अब ये देखिए बाबू इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट बाबू। अब यहाँ एक चीज देख रहे हो कि ये भी आपका ए बी के इक्वल है, ये भी ए बी के इक्वल है। इसका मतलब ये जो आपका ए एक्स और प्लस का बी वाई है, ए एक्स प्लस का बी वाई जो है सी इक्वल हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई के होगा कि नहीं, एकदम हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको इस साइड लेता है और x कॉमन कर ले तो यहाँ क्या आ गया a माइनस का b इज इक्वल टू, अगर यहाँ से y कॉमन कर लिया इसको इस साइड लेकर आ गया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा a माइनस का b। यहाँ से देखिए ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल आउट हो गया बाबू। तो यहाँ से एक चीज़ निकल गया कि x जो है सो किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल, है ना। x जो है y के इक्वल आ गया। जब x y के इक्वल आ गया बाबू तो यहाँ किसी एक पॉइंट में पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा ax, यहाँ देखिए बाबू यहाँ पुट कर दे रहे हैं तो हो जाएगा आपका ax और प्लस का इसको यहीं कर देते हैं ना, नहीं इसको यहीं रहने देते हैं, ax जगह लगेगा फिर इसमें ax, फिर प्लस का y के जगह पर क्या रख सकते हैं हम लोग, तो y के जगह पर रख सकते हैं x, तो bx और ये क्या आ जाएगा बराबर ab। यहाँ से अगर x कॉमन कर लें बाबू तो क्या हो गया a प्लस का b इज इक्वल टू ab। और यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो ab और डिवाइड बाय a प्लस का b निकलेगा। और y का वैल्यू निकालेंगे तो ये भी a निकलेगा क्योंकि x और y दोनों क्या आपस में बराबर, अच्छा a प्लस का b, है ना बच्चों लोग। बताओ यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है बाबू। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रखा बाबू तो उसी से हम लोग रिलेशन निकाला है तो x बराबर y आ गया और वहां से हम लोग x और y का वैल्यू निकल गया। अब x y का वैल्यू क्या निकाले हम लोग गुरुजी, तो बाबू हम लोग को एक पॉइंट ऑफ पता था, एक पॉइंट और पता रहेगा तो तुरंत निकल जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। अब लाइन का इक्वेशन क्या होता है,
इक्वेशन ऑफ लाइन ही बोल रहा निकालने के लिए, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखिए बाबू इक्वेशन ऑफ लाइन जो पासिंग थ्रू द, इस पॉइंट से पास कर रहा है और इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो क्या होगा लाइन का इक्वेशन। अब यहां जो लाइन का इक्वेशन बनेगा बाबू एक टेंजेंट लाइन ही बनेगा आपका। कौन सा लाइन बनेगा, टेंजेंट लाइन है। अब टेंजेंट का इक्वेशन क्या कैसे निकालते हैं हम लोग, तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं y माइनस का y1, y माइनस का y1, y1 क्या है बाबू, ए बी पॉइंट से पास कर रहा है तो a हो गया, नहीं b हो गया, y1 तो b हो गया, इज इक्वल टू dy बाई dx होता है, तो dy बाई dx तो पता नहीं, लेकिन ये पता है y2 माइनस का y1 डिवाइड बाय x2 माइनस का x1। इस तरह भी तो निकाल सकते हैं स्लोप, एकदम निकाल सकते हैं। तो y2 क्या बनेगा बाबू, मेरा ये बनेगा y2 है ना, y2 मेरा ये बनेगा, y2 क्या लिखा हुआ है, ए बी डिवाइड बाय a प्लस का b, a प्लस का b, और हो जाएगा माइनस का b, y2 माइनस का y1 डिवाइड बाय x2 माइनस का x1, x2 मेरा ये बनेगा ए बी और डिवाइड बाय a प्लस का b और माइनस का x1 मेरा क्या बन जाएगा a, और इनटू में क्या होता है x माइनस का x1 क्या दे रखा है a। यहाँ तक कोई तकलीफ है बाबू, बताइए, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये जो आपका लाइन का इक्वेशन जो पास करने के, लाइन का इक्वेशन जो हमको निकालने बोल रहा है बाबू, ये एक टेंजेंट लाइन है ड्रॉ करने, मतलब एक टेंजेंट लाइन ही बन रहा है ना, ए बी से जो पास करा एक टेंजेंट लाइन ही बन रहा है। नहीं इसका फॉर्मेट भी पता चल रहा है, x प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए बी का है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक बाबू लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो बाबू, अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हल्का सा ऊपर करके सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका y माइनस का b इज इक्वल टू, ये आपका a प्लस बी इसके भी डिनोमिनेटर में, a प्लस बी इसके भी डिनोमिनेटर में, तो ऊपर क्या बन गया ए बी माइनस का ए बी और माइनस का बी स्क्वायर, और नीचवा क्या बन गया बाबू, तो नीचवा बन गया मेरा ए बी माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का ए बी है ना, और इनटू में क्या है x माइनस का x1। यहाँ देखिए बाबू लोग, ये ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, ये ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया बाबू, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन गया ए स्क्वायर वाई माइनस का ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू, माइनस माइनस साइन भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बी स्क्वायर बचा, तो ये बन गया बी स्क्वायर एक्स और माइनस का ए बी स्क्वायर है ना। अब इस तरह का इक्वेशन दे रखा है क्या, अच्छा एक साइड करके रखा है ना। अब देखिए इसको इस साइड लेता है, तो ये बन गया मेरा ए स्क्वायर वाई, इसको इस साइड लेके आएंगे बाबू, तो क्या बनेगा माइनस का बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ए बी इसमें भी बाबू, ए बी इसमें भी, ए बी कॉमन कर लिए, जब ए बी कॉमन कर ले बाबू तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया मेरा ए, ये तो प्लस में हो जाएगा ना, ये बन गया ए और ये बन जाएगा माइनस का बी। आप बताओ यहाँ तक कोई तकलीफ है बच्चे लोग, कोई दिक्कत है बताइए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू लोग। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ए स्क्वायर वाई माइनस का बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए बी इंटू में ए माइनस का बी, इसमें ए स्क्वायर वाई माइनस का बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए बी और इंटू में ए माइनस का बी, किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया है ना। इस तरह भी जो है हम किसी लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए है ना बच्चों लोग। चलिए तो आज जो है बाबू हम लोग 8-10 क्वेश्चन किए, 2 डायमेंशन का जितना क्वेश्चन था वो कंप्लीट कर लिए और हम लोग लाइन को स्टार्ट किया, लाइन का भी 1-2 क्वेश्चन कर लिए। उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे जो बाबू हम लोग और वैरायटी देखेंगे किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है लाइन से है ना। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते कल। जय हिंद जय भारत।